हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 और ये टॉपिक केमिस्ट्री का है। ओके, और इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शन तो बाद में आएगी। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें समझना है चेंज। ओके, कि चेंज क्या हुआ करते हैं। ऑल यू नो चेंजेस। तो बेटा, चेंजेस में दो टाइप के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं हमारी लाइफ में केमिकल वे में। एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। तो दो टाइप के चेंजेस आपको मिलते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। हाँ, इसमें आपकी कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। और बेटा, जब तक कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा तो तब तक आप उस चेंज को रिएक्शन नहीं बोल सकते हो। तब तक आप उस चेंज को क्या रिएक्शन नहीं बोल सकते हो। वो ओनली चेंज है। क्या है? वो ओनली चेंज है। जब तक कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होता तब तक बेटा वहां पे रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, वो केवल एक चेंज है। ओके, और इस प्रकार के चेंज को आप फिजिकल चेंज बोलते हो। लाइक आपके पास एक पीस ऑफ पेपर था, आपने इसको मोड़ करके बॉल बना ली। आपने इसको मोड़ करके क्या बना ली बेटा? बॉल बना ली। ये पेपर का बड़ा सा पीस था और आपने इसको मोड़ करके बॉल बना ली। तो ये केवल एक फिजिकल चेंज है। ये केवल एक फिजिकल चेंज है। इसमें कोई नया सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ है। एक और चीज बताऊं मैं बेटा, इसमें क्योंकि ये कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ पर आप यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं लिख सकते हो इस चेंज से रिलेटेड कि हम कोई रिएक्शन लिख पाए। केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। समझ में आ गया? नया सब्सटेंस जो होगा बनेगा। इसमें देखो बेटा, ए जो है ए में ही कन्वर्ट होगा। किसमें? फिजिकल में। मगर बेटा केमिकल रिएक्शन में ए जो होगा वो ए में कन्वर्ट नहीं होगा। ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी में। क्लियर है? ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। रिएक्शन इन्वॉल्व। क्लियर? अब दो नाम हमारे सामने आ चुके हैं। एक, अब हमें तो केमिकल में ही हमको चलना है। तो हमने सबसे पहला क्या देखा? केमिकल चेंज। कौन सा चेंज देखा हमने? केमिकल चेंज। मतलब एक सब्सटेंस जो है दूसरे नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है एंड द न्यू सब्सटेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर वन। सो दिस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, इस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब हर एक केमिकल चेंज में हर एक केमिकल चेंज में एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जो बताती है कि चेंज कैसे हुआ है। हर एक केमिकल चेंज में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, यस, द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंज is called केमिकल रिएक्शन। इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है बेटा उसको हम बोलते हैं, जैसे एग्जांपल मैं चेंज की बात करूं, केमिकल चेंज, तो मैं दे रहा हूं बेटा बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। तो व्हाट, कैसा चेंज है बेटा? ये केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। तो ये चेंज हो गया। देखते हैं रिएक्शन में क्या होगा। तो रिएक्शन में आप लिखेंगे कि भाई हम लेते हैं कोल, ठीक है ना, और कोल को हम देते हैं ऑक्सीजन। क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन। और ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप स्मोक भी बोल सकते हो बच्चों, स्मोक। तो ये क्या है? ये रिएक्शन इन्वॉल्व है इसके अंदर कि क्या क्या हुआ है। तो आपने कोल ले लिया, आपने ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट किया और बदले में क्या बन गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड।
चेंज में ये नहीं पता चलता क्या बनेगा, चेंज में बस ये होता है कि ये हो रहा है ना। मगर केमिकल रिएक्शन में ये पता चल जाता है कि कैसे बना है, क्या क्या लड़े हैं तो क्या बना है, राइट। अब आती है तीसरी चीज, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, देखो तीनों चीजें क्लियर हो रही हैं। नंबर 1 पे चेंज पढ़ाया, नंबर 2 पे रिएक्शन बताई, और नंबर 3 पे क्या बता रहा हूं, इक्वेशन, जिससे कंफ्यूजन को कि सवाल ना रहे। आप चेंज को भी अलग समझो, आप रिएक्शन को भी अलग समझो, और आप इक्वेशन को भी अलग समझो। तो सबसे लास्ट में हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। ऊपर जो केमिकल रिएक्शन है उसको आप अगर विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, किसकी हेल्प लेके बेटा, अगर सिंबल्स की हेल्प लेकर के अगर आप इसको सिस्टमैटिक वे में लिखते हो, समझ गए ना, सिस्टमैटिक वे में लिखते हो, जिससे पता चले कि कौन कौन से एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, विच एलिमेंट्स पार्टिसिपेटेड। अगर आप ऐसी जानकारी लिखते हो जिसमें कि कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं ये भी पता चले, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, केमिकल इक्वेशन। देखिए, तो केमिकल इक्वेशन एग्जांपल जैसे यहीं पर बर्निंग ऑफ कोल आपका चेंज था, रिएक्शन आपने देख ली, और रिएक्शन से देखो हम लिख रहे हैं इसकी केमिकल इक्वेशन। सो क्या थी रिएक्शन, कोल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू स्मोक, हुआ था ना, बना था ना ये। तो अब कोल के लिए क्या यूज करते हैं सिंबल, कार्बन। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करते हैं, O2। और यहां पर क्या बनेगा, CO2। समझ में आ गया, कोल की सॉलिड फॉर्म थी, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म थी, आपने थोड़ी सी गर्मी दी है, जलाया है, इसलिए सी डेल्टा, और CO2 कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो बेटा ये जो सिस्टम कहलाता है जिसमें एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, यानी एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आप किसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हो, किसी चेंज को दिखलाते हो, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है बच्चों, एनी प्रॉब्लम। चलिए, आप इसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, आप टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल द थिंग्स यहां पे मेंशन कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। चलिए आइए स्लाइड मोड पे आते हैं और चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। वी स्टार्टिंग द चैप्टर हियर, विच वन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं ना। यस, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, हियर सम फ्यू एग्जांपल्स यू लुकिंग, और आपको बताना है कि ये चेंजेस आपके सामने केमिकल हैं या फिजिकल हैं। फर्स्ट इज मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, व्हाट चेंज यू ऑब्जर्व हियर, केमिकल। एग्जैक्टली यहां पे देखिए ये क्या बन चुका है, इसका कर्ड बन चुका है, क्या बन चुका है, कर्ड बन चुका है ना। सो यहाँ पे न्यू सबस्टांस है कि पुराना ही सबस्टांस है, न्यू सबस्टांस विद सम न्यू बिहेवियर, न्यू प्रॉपर्टीज, लाइक खट्टा हो जाएगा, चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल बिकम द वन सिग्निफिकेंस नेचर फॉर अ केमिकल चेंज। समझ रहे हो भाई, अगर केमिकल चेंज में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है किसका, स्मेल का चेंज होना, अगर कहीं पर भी स्मेल चेंज होती है इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंज। समझ गए, अवर एक्सपर्ट इज हियर मिस्टर सोम, दैट इज वेरी अवेयर ऑफ चेंजिंग द स्मेल। So chemical change is always running his stomach. समझ गया ना, there is a chemical change. Okay, yes, looking here it is a pan. Okay, yes, what type of change, she is saying physical, is it right, wrong, yes, chemical change because iron tawa pan rust जंग लग जाती है, so that is a type of rust. ये क्या लगा हुआ है, रस्ट, आयरन ऑक्साइड, क्या है बेटा वो, आयरन ऑक्साइड। व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, रिमेंबर बेटा ड्राई एटमॉस्फेयर पे कभी जंग नहीं लगती है, ड्राई एटमॉस्फेयर पे कभी जंग नहीं लगती, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे, मतलब वाटर, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस जरूरी है। अभी हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे कि एक एक्टिविटी करके कि उसमें दोनों चीजें जरूरी हैं, वाटर भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी। ओके, वाटर भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है। यस यस, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, भाई साहब देख रहे हो कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें, यहाँ पे ग्रेप्स रखा हुआ है, तो साइड में क्या बन गई, वाइन बन गई। तो ग्रेप्स को फर्मेंटेड करके क्या बनाया गया, वाइन। व्हाट टाइप ऑफ चेंज, केमिकल चेंज। समझ गए ना, ये जो अनाज सड़ जाता है आपने देखा होगा होटल होटल के किनारे बहुत बदबू मारता है, ओ है ना, पहले ग्रेप्स पे आ जाते हैं, बाद पे बात करेंगे।
ठीक है ना? यस, सो ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज हियर? केमिकल चेंज, ठीक है ना? तो मैं अनाज की बात कर रहा था, जो अनाज सड़ जाता है, बहुत बदबू मारता है, ये किस चेंज की वजह से होता है? केमिकल चेंज। किसके चेंज की वजह से? केमिकल चेंज। आप कोई जानवर मर जाता है तो आप देखे होंगे वो फूलने लगता है, वो क्या होने लगता है? फूलने लगता है ना? सो वो भी उसके पेट में केमिकल चेंज हो रही होती है। मुंह में पानी आ गया, फूड इज कुक्ड, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज हियर? केमिकल चेंज, ठीक है ना? तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। यस, ये देखो भाई साहब, खाना खाया, ये गया स्टमक में, और ये, हाँ, फूड गेट डाइजेस्टेड, है ना? फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, ठीक है ना? सो बताइए कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही है ना? हम उससे कैलोरी ले लेते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। यस, रिस्पिरेशन, हर जगह धुआं धुआं, देख रहे हो ये क्या हो रहा है भाई साहब? कौन सी प्रोसेस है ये? क्या फिजिकल कैसे होगी बेटा? लेते कौन सी गैस हो? अच्छा, लेते कौन सी गैस हो? इनहेल कौन सी गैस करते हो? O2। और देते कौन सी हो? CO2। तो गैस टोटल प्रॉपर्टी बदल गई कि नहीं बदल गई? सो इसलिए कौन से होगी प्रोसेस हो गई ये? केमिकल चेंज, ठीक है ना? नेक्स्ट, चलिए, इन ऑल अवर सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टांस हैज समहाउ चेंज, हैव समव्हाट चेंज, यस और नो? So you have seen that the change of substance is take place there. Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has takes place. मैंने कहा है जब कोई फिजिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, मगर कोई यदि केमिकल चेंज होता है तो इसका मतलब रिएक्शन ने काम किया है, कुछ वहां पर रिएक्शन हुई है। ओके, सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द कन्वर्जन ऑफ वन सबस्टांस टू अनदर सबस्टांस इज अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंज। तो जहां केमिकल चेंज है वहां केमिकल रिएक्शन है, और जहां केमिकल रिएक्शन है वहां केमिकल चेंज है। और केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज में मैंने शुरू में थोड़ा सा आपको फर्क बता दिया। केमिकल रिएक्शन थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटरी हो जाता है, केमिकल चेंज बोले आग जल रही है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, बट आग जल रही है तो कोयले की आग जल रही है, तो कोयला, कोल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। बट इसके इंफॉर्मेटरी वे में लिखेंगे तो वही बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। चलिए आइए एक्टिविटी 1 करते हैं, आपकी बुक की बहुत प्यारी सी एक्टिविटी। हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाले हैं। yes, so this activity needs the teacher's assistance. Yes, I am here. It would be better for the student wear to eye protection. काले चश्मे लगा लो। चलिए एक्टिविटी बात करते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रबिंग विद अ सैंड पेपर। सो यू हैव टू टेक इन लेबोरेटरी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन लेना पड़ेगा। होल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, दोनों को उसको चिमटी से पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए हमने एक रिबन ले लिया इस तरीके का, एंड बर्न इट इज यूजिंग ए स्प्लिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश शो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। यस, सो दिस इज द टोंग, ये आपके मैग्नीशियम रिबन है, ये बुनसन बर्नर। बुनसन क्यों लगाया? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम बुनसन था, इसलिए उसने नाम दे दिया बुनसन बर्नर। है तो बर्नर भाई साहब, बर्नर यानी आग जलाने वाला। चलिए ये देखिए आग जल रही है, अब हम इसको क्लोज लेकर के आते हैं। ओके, जलो 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 जलो। ये क्या हो रहा है भाई साहब? यस, करंट नहीं लग रहा है बेटा, ये यहां पर ये बेटा डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग स्पार्कल फ्लेम, जैसे फुलझड़ी जलती है ना वैसे जलता है बेटा। और देखिए आपको यहाँ पर कुछ डिश ग्लास में कुछ मिल रहा है। आप कॉमनली क्या कहोगे इसको जो डिश में मिल रहा है? तो ऐश, राख, समझ गए ना? तो आप जो इसको ऐश कहेंगे। ये जो बन रहा है बेटा, आप देखते हैं ये क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बिकॉज मैग्नीशियम की लड़ाई आपने किसके साथ करी? ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो व्हाट डू ऑब्जर्व? वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। बच्चों ये फ्लेम बहुत तेज होती है, इसलिए इतनी जोर से फ्लेम निकलती है, आपको आंखों में प्रोटेक्शन पहनना पड़ता है। यस, नहीं, दैट इज अनदर थिंग, वेल्डिंग एक अलग चीज है, उससे भी तेज होती है बेटा ये फ्लेम, बहुत तेज। इट, हाँ, इट चेंजेस इनटू द व्हाइट पाउडर एंड दिस व्हाइट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड होता है व्हाइट पाउडर का, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ओके, चलिए लेट अस डू द अनदर एक्टिविटी। ये दूसरी एक्टिविटी में आते हैं। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के साथ साथ यहाँ पर क्या बैठा हुआ? पोटेशियम आयोडाइड। ये बीकर में रखा पोटेशियम आयोडाइड, और टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ बेटा? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अभी बेटा हम ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, अभी इनकी रिएक्शन भी कराएंगे आपको, रिएक्शन समझाएंगे कैसे कौन जुड़ता है और क्या बनता है ना, वो थोड़ा सा लॉजिक है उसके पीछे। तो देखिए बेटा, यहां से हमने ड्रॉपर लिया और ड्रॉपर से यहाँ पे हमने उठा करके, यस, पोटेशियम आयोडाइड में ले गए हैं। ये ड्रॉपर को हमने फिल किया
और जा करके इसको हमने किस में डाल दिया बेटा, लेड नाइट्रेट में। ये देखिए लेड नाइट्रेट जाता जा रहा है और नीचे कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा था। पहली एक्टिविटी में आपने ऑब्जर्व किया देयर इज एवोल्यूशन, देयर इज लाइट, समझ में आ गया, स्पार्कल्स मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। पहली एक्टिविटी में टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, बढ़ गया था। दूसरी एक्टिविटी में देख रहे हो आप चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। उसके पहले दही जमाया था तो भाई साहब उसमें क्या देखा था हमने, चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्मेल, समझ गया ना, चेंज इन, गलत, चेंज इन शेप। चेंज इन शेप कभी भी केमिकल चेंज का वो बनेगा क्या, नो। आप फिजिकल का है चेंज इन शेप। ओके, हम बात कर रहे हैं केमिकल की, किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल की, ठीक है। तो चेंज इन शेप नहीं बनेगा। जैसे आपके पास आयरन पेन है तो आप उसको मोड़ देते हो, सो दैट इज अ चेंज इन शेप, यस। कागज को आपने मोड़ दिया तो चेंज इन शेप तो हो गया, बट दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो चेंज इन कलर, और क्या बताया, चेंज इन टेम्परेचर, फिर क्या बताया, चेंज इन स्मेल, और अभी एक और आने वाला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, वो भी बता ही दिया हमने, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं इस रिएक्शन को वापस। तो आपने देखा कि येलो कलर का सब्सटेंस बन गया, कब बना भाई साहब, जब आपने पोटेशियम आयोडाइड को किसके साथ मिक्स किया, लेड नाइट्रेट के साथ। किसके साथ मिक्स किया, लेड नाइट्रेट। येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फाउंड। तो बेटा कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये लेड आयोडाइड। कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेड आयोडाइड। तो आप लोग नोट कर लीजिए यहां पे, है ना, ये जो येलो कलर का सब्सटेंस बना हुआ है बेटा, यहां पर एक्चुअली क्या बना है, लेड आयोडाइड। येलो कलर किसके कारण आया है, लेड आयोडाइड के कारण, ठीक है, लेड आयोडाइड, यस। ये देखिए ये जो येलो कलर आया है ये लेड आयोडाइड के कारण आया है। मतलब रिएक्शन के पहले ये पोटेशियम नाइट्रेट लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन था, अब रिएक्शन के बाद ये लेड नाइट्रेट नहीं बचा है, ये क्या बन चुका है, लेड आयोडाइड। क्या बन गया बच्चों, लेड आयोडाइड। चलिए तो आपने देख लिया, एक और एक्सपेरिमेंट यहां पे देख लिया आपने, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो ये केमिकल रिएक्शन की गवाही दे रही है, चेंज इन कलर। जहां जहां पर चेंज इन कलर होगा वहां वहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, देखिए, हाँ लिखना था, ओके नोट कर लीजिए। येलो कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, पूछा गया है एग्जाम में इस साल की येलो कलर का प्रेसिपिटेट किसका होता है। चार ऑप्शन थे, क्या होगा, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। अभी हम लोग इसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग बस ये पता लगा रहे हैं कि कब कब केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब जब हीट बदलती है, जब जब टेम्परेचर बदलता है, जब जब गैस निकलती है, जब जब कलर चेंज होता है ना, और जब जब स्मेल चेंज होती है। लिख लिए बच्चों, चलिए अगली रिएक्शन के लिए तैयार हैं हम भाई साहब। चलिए देखिए यहां पर आपके सामने कुछ नेक्स्ट एक्टिविटी में दिया गया है। नंबर 1 कोनिकल फ्लास्क है और ये हमने उठा करके इसमें कुछ डाल दिया भाई साहब, ठीक है ना। चलिए ये जो हमने डाला है बेटा ये जिंक ग्रेनुअल्स हैं। क्या है ये, जिंक ग्रेनुअल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो मतलब रिएक्शन किसके बीच में होने वाली है, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 के बीच में। चलिए इसको हमने भरा ड्रॉपर से और उठा करके इसको हम, यस, डाइल्यूट मतलब बेटा होता है पतला। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में शरबत बना, तो एक किसी बच्चे ने लाके गलती से एक बार और पानी डाल दिया उसमें, तो उसका शरबत की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो लेस कंसंट्रेशन वाले को डाइल्यूट बोलते हैं और हाई कंसंट्रेशन वाले को कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये जिंक ग्रैनुअल्स हैं, जिंक ग्रैनुअल्स के ऊपर आपने क्या रख दिया, यहां पर ड्रॉपर डाल दिया है, डाइल्यूट H2SO4 इसमें आपने पुट कर दिया है। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। तो अब ये देखिए यहां पर, अब यहां पर ये रिएक्शन होगी और यहां पर रिएक्शन में कोई गैस प्रोड्यूस होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं कौन सी गैस निकलेगी। हाँ बिल्कुल सही, सही तुक्का एकदम, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और आगे की यात्रा के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ लड़ाई करता है तो कौन सी गैस छोड़ता है, हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड के पास हाइड्रोजन होता है ना। चलिए ये देखिए क्या होने वाला है। तो जैसे ही आपने रिएक्शन करी यहां पे,
देख लीजिए क्या क्या मिला है आपने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कोनिकल फ्लास्क है, और आपने ग्लास की ट्यूब लगा रखी है, ग्लास की ट्यूब लगा रखी है और ऊपर कॉर्क के बीच में इसको फिट कर रखा है, ठीक है। चलिए H2 गैस यहां से निकलना शुरू हो रही है, वो देखिए H2 गैस आपने निकलना शुरू हो गई है। तो क्या है कंक्लूजन, एक और हमने देखी है एक्टिविटी यहां पर, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की पहचान क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए कि कब कब केमिकल रिएक्शन होगी, अभी नोट कर लीजिए कब कब केमिकल रिएक्शन होगी। हमने क्या क्या बताया अभी तक, चेंज इन स्मेल, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, बस इतना ही बताया, नोट कर लीजिए इनको। सो दीज आर द वे यू कैन आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ केमिकल चेंज, आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि यहाँ पे केमिकल चेंज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर बबल फॉर्म हो रहे हैं एंड बबल फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि सम गैस इज इवॉल्व हेयर, यहाँ पे कोई गैस निकल रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस इज इन्वॉल्व, ओके। पर्टिकुलरली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। चलिए यस, हीट इज गिवन आउट, और साथ ही साथ बेटा ये जो फ्लास्क है ये गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ओके। क्या क्या बताया शुरुआत से, नंबर वन चेंज इन स्मेल, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, और एक और एवोल्यूशन ऑफ गैस। हाँ, ये आइडेंटिफिकेशन है किसी केमिकल रिएक्शन के होने के। अच्छा आप कहेंगे सर चेंज इन स्टेट, बेटा चेंज इन स्टेट सफिशिएंट नहीं है, चेंज इन स्टेट सफिशिएंट नहीं है, कैसे, जैसे आइस होती है ना, आइस बेटा पिघल करके क्या बन जाती है, वाटर। तो आइस पहले भी क्या था H2O, पिघलने के बाद भी क्या है H2O। तो आइस का मेल्ट होना इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट्स नॉट अ केमिकल प्रोसेस, डन, लिख लिए। चलिए सो एक और लास्ट है चेंज इन स्टेट, बट आई वुड लाइक टू से कि बेटा चेंज इन स्टेट सफिशिएंट नहीं है, किसी के साथ में है तब मान सकते हो, मगर अकेले आप कहो चेंज इन स्टेट तो वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि चेंज इन स्टेट मेल्टिंग भी हो सकती है। आप किसी चीज को मेल्ट करो, लाइक आयरन है, आयरन आपके पास सॉलिड था, आपने उसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके वो लिक्विड आयरन में हो गया, तो पहले भी आयरन था और बाद में भी क्या है, आयरन है। सो दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्लियर हो गया। हाँ, बट अगर किसी के साथ इंक्लूड हो, जैसे यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रही है, तो बट यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की सबसे पहली पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, सबसे बेसिक तो वही है। ओके, फ्रॉम द above three activities we can say that of the following observation we help to determine whether a chemical reaction has takes place or not। चलिए सबसे पहला हमने देखा चेंज इन स्टेट, बट मैंने बता रखा है कि दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको भी लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एंड वन मोर थिंग फ्रॉम माय साइड दैट इज चेंज इन ऑर्डर और चेंज इन स्मेल। कुछ चीजें स्लाइड में नहीं है, वो भी मैं लिखवाता जा रहा हूं, उनको नोट करते जाइएगा। प्रेसिपिटेट बेटा जो नीचे येलो कलर का बना हुआ था ना, वो येलो कलर का नीचे एक नॉन सोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है जिसके कारण कलर आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। चेंज इन ऑर्डर या चेंज इन स्मेल दोनों एक ही बात है, चाहे आप चेंज इन ऑर्डर कह दो या चेंज इन स्मेल कह दो, क्लियर हो गई। चलिए देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, आपने जैसे पूछा कि सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो आपने देखा था बेटा यहाँ पे रिएक्शन में कि येलो कलर का यहाँ पर सबस्टेंस बन रहा था बेटा, जैसे ही रिएक्शन आपने करी, ओके। तो बेटा येलो कलर का सबस्टेंस है, अगर आप उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दोगे ना, तो ऊपर का तो चीज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बट नीचे वो येलो येलो बैठा रहेगा। तो बेटा ये नॉन सोल्यूबल सबस्टेंस होता है, बोलो कैसा होता है। हाँ, बोलना जरूरी है आप लोग का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बोलिए कैसा सबस्टेंस होता है, नॉन सोल्यूबल। नॉन सोल्यूबल मतलब ना घुलने वाला सबस्टेंस होता है, जो कि जाके बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो कि जा करके बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिटेड एट बॉटम, बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। इस सबस्टेंस को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीपीटी, क्या लिखते हैं, पीपीटी, क्लियर हो गया।
तो जब आप रिएक्शन लिखेंगे ना पोटेशियम आयोडाइड के आई, ये पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है, के फॉर पोटेशियम, आई फॉर आयोडीन, के फॉर पोटेशियम, आई फॉर आयोडीन। अब मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं साथ ही साथ में, एक अपने स्टार्ट में चैप्टर के या एंड में आप लोग एक टेबल बना लीजिए, यहां पे एक टेबल बना लीजिए, या तो शुरुआत में या तो एंड में, क्योंकि वैलेंसीज आपको पूरी की पूरी भूल चुकी हैं क्लास 9th का पार्ट। मैं आपको यहां पे वैलेंसी टेबल लिखवा रहा हूं, मतलब वैलेंसी यहां पे मैं लिखवाऊंगा कैटायन की वैलेंसी, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, और यहां लिखाऊंगा एनायन, एनायन मतलब निगेटिव, एन मतलब निगेटिव आयन, निगेटिव आयन। ये मैं आपको वैलेंसी चार्ट बना रहा हूं, तो एक चार्ट आप लोग मेंटेन कर लें बिल्कुल बुक के पीछे या बुक के एकदम स्टार्ट में, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पूरे चैप्टर में पड़ेगी, फिर आप परेशान मत होइएगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। तो बेटा केटायन और एनायन, सबसे पहले बेटा केटायन यानी पॉजिटिव आयन, बेटा के प्लस इसका आयन बनता है, बेटा इसकी वैलेंसी लिखो +1, और एनायन में सबसे पहला मिल गया आपको आयोडीन, तो आयोडीन का माइनस बनता है बेटा आयन, तो इसकी वैलेंसी लिखो -1। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला क्यों ना इन्हीं दोनों से बना लिया जाए, तो चलिए पोटेशियम का आयन के प्लस और आयोडीन का आयन आई माइनस। अब प्लस के आगे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो आप +1 लिख दो, बात एक ही है। जैसे सोडियम को Na+ लिखते हैं, कोई Na+1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी ऑलरेडी एक +1 होती है। तो बोलो प्लस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, कंपाउंड क्या बन गया, के आई। और अगर आपको क्रिस क्रॉस रूल लगाना है तो बात तो यही है, इधर का 1 कुछ नहीं है तो 1 यहां आ जाएगा, या इधर का 1 इधर आ जाएगा, इधर का 1 इधर आ जाएगा, तो तब भी क्या बनेगा, के आई। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम आयोडाइड। चलिए समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से कंपाउंड बनाने की हम आदत डालेंगे। अगला एलिमेंट देखते हैं, अगला एलिमेंट लिखिए सोडियम, वैलेंसी +1, क्लोरीन वैलेंसी -1, है ना, जिंक वैलेंसी +2, मैग्नीशियम वैलेंसी +2, ओके, ये हो गए क्लोराइड। अगला सल्फेट आयन SO4, बेटा ये आयन है कंप्लीट आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, इसमें दो एलिमेंट हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी होती है बेटा -2। सल्फेट आयन कौन सा आयन है ये, सल्फेट, बना लीजिएगा ये टेबल, सल्फेट आयन वैलेंसी -2। Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्लोरीन आयन, ओके। अगला कार्बोनेट CO3 वैलेंसी -2, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, क्लियर, कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया कि इस तरीके से हम पता करते हैं कि प्रेसिपिटेट होता है तो अपने पास में रिएक्शन जो होती है, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, व्हाट्सएवर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, इतने हमारे पास में हो गए हैं। चलिए सेकंड पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन का सेकंड, चेंज इन स्टेट। तो मैंने बताया आपको कि चेंज इन स्टेट सफिशिएंट एविडेंस नहीं है इन फेवर ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेटा लिख लियो हो। अब यहां आ जाओ बेटा, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी, बाद में भी देख सकते हो। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट सफिशिएंट नहीं है बताने के लिए कि यहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। देखिए आपने पढ़ा है 9th क्लास में, सॉलिड का गैस में बदलना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, और गैस का सॉलिड में बदलना डिपोजिशन, ओके। लिक्विड इनटू द गैस इवेपोरेशन, एंड गैस इनटू द लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड इनटू द लिक्विड मेल्टिंग, एंड लिक्विड इनटू द सॉलिड फ्रीजिंग। सॉलिडिफिकेशन बेटा जो है वो डिपोजिशन को ही सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगली स्टेट देखते हैं, चेंज इन कलर। यस, ये देखिए फल पकड़ा आपके सामने बेहतरीन तरीके से। तो यहां पर पिछली वाली स्लाइड में मैंने क्या बताया, पिछली वाली स्लाइड में मैंने ये बताया कि स्टेट का चेंज होना अकेला एविडेंस नहीं है केमिकल रिएक्शन के पक्ष में।
स्टेट का चेंज होना फिजिकल रिएक्शन भी हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में ये देखिए यहाँ पर एक फ्रूट जो है टोटली तरीके से पक गया है। हाँ, स्ट्रॉबेरी है। तो बताइए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, फिजिकल की केमिकल? बिल्कुल सही। तो जो फलों का पकना होता है, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। यस। एवोल्यूशन ऑफ गैस। यस, कौन सी चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे? केमिकल, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कौन सी इन्वॉल्व बताइए? नहीं, यहां पर तो फिजिकल है, बट बहुत अन्य जगहों पर क्या है? केमिकल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चेंज इन टेम्परेचर फिजिकल चेंज भी हो सकता है, बट अगर कोई केमिकल नया सब्सटेंस बन रहा है तो दैट इज अ केमिकल चेंज। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट 100% केमिकल चेंज। देखिए इस तरीके से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। आइए वैलेंसी चार्ट की बात कर लेते हैं। ये देखिए कुछ आयन है, इनके नाम है बच्चों। ये सब के सब जितने भी आयन हैं, ये सब के सब इनकी वैलेंसी है, सबकी वैलेंसी है 1। सबकी वैलेंसी क्या है? 1। तो नोट कर लीजिए बेटा, आप चाहें तो इसमें OH-1, Cl-1, तो जितना जो मैंने आपको चार्ट बनाया है ना, तो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव का रख दें और नेगेटिव में नेगेटिव का रख दें, और चलिए बना लीजिए चार्ट। बनाइए जल्दी से। बना लिया आपने चार्ट? नहीं, चार्ट तो बना लिया, इसको नोट तो कर लीजिए वैलेंसी को। ठीक है ना। Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, एल है ना, I- आयोडाइड, NO3- नाइट्रेट, HCO3- बाइकार्बोनेट, AlO2 एल्यूमिनेट, Ag+, प्लस साइड में लिखिएगा, केटायन साइड में, दोनों मैंने अलग अलग लिखवाई है। Ag+ सिल्वर, है ना, प्लस की प्लस साइड में लिखिए केटायन में, और नेगेटिव की एनायन में लिखिए। Na+ सोडियम, H+ हाइड्रोजन, और K+ पोटेशियम। और आप किसी भी प्लस को किसी भी माइनस से ट्रीट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, यूज क्रिस क्रॉस रूल। ब्रोमीन, ब्रोमाइड, हाँ, ब्रोमाइड, Br- मीन्स ब्रोमाइड। ओके, सबकी वैलेंसी 1 है। देख लीजिए अब ये पॉजिटिव वैलेंसी साइड देख लीजिए। Cd+2 कैडमियम, Ca+2 कैल्शियम, Mg+2 मैग्नीशियम, Hg+2 मरकरी आयन, Zn+2 जिंक, Ba+2 बैरियम, O-2 ऑक्साइड, S-2 सल्फाइड, CrO4- क्रोमेट, CO3- कार्बोनेट, SO4- सल्फेट, एंड ZnO2- दिस इज जिंकेट। इसको हम बोलते हैं जिंकेट। ये सबकी वैलेंसी कितनी है? +2 है। ओके। अब एक बार देखिए, कॉपर की वैलेंसी बदलती रहती है, वेरिएबल वैलेंसी। कॉपर आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा, +1 और +2। देखो बच्चों, मेटल की वैलेंसी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, याद रखना, है ना। मेटल की वैलेंसी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो जिस बच्चे ने कहा है कि कॉपर की वैलेंसी -2 हो सकती, नो, नेवर। कॉपर इज अ मेटल, एंड मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल जितनी होते हैं उन सबकी वैलेंसी क्या होगी? पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। और नॉन मेटल जितने होते हैं भूमि, सबकी वैलेंसी निगेटिव होती है, बिकॉज नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो याद रखिएगा, कॉपर की वैलेंसी +1 भी होती है और +2 भी होती है। आयरन की वैलेंसी क्या होती है? +2 भी और +3। अरे आयरन की माइनस कैसे होगी बेटा पार्थ? +2 और +3। क्लियर हो गया? ठीक है। बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी है फिक्स्ड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, शीट में नहीं लिखी इसमें ऊपर, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिख लीजिएगा। एल्यूमिनियम बनती +3, NH4+ की बनती है 1, और लेड की बनती है -2। लेड की बनती है, सॉरी, नॉट -2, +2। लेड की बनती है +2। यस, नोट कर लें। Ba मतलब बेरियम। तो देखिए आपने वैलेंसी, कॉपर की बच्चों दो वैलेंसी होती है, एक कॉपर की वैलेंसी होती है +1। तो बेटा जब कॉपर की वैलेंसी +1 होती है, जब इसकी वैलेंसी +1 है, तो बेटा इसका नाम होता है क्यूप्रस। क्या नाम होता है इसका बेटा?
क्यूप्रस। और जब वैलेंसी बेटा कॉपर की +2 हो जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है बेटा क्यूप्रिक। क्या नाम पड़ जाता है? क्यूप्रिक। देखो नाम में भी अधिक आ रहा है क्योंकि वैलेंसी ज्यादा है, तो क्यूप्रिक, क्यूप्रस। ऐसे बेटा आयरन की आपको मैंने बताई दो वैलेंसी होती है, एक आयरन की +2, तो आयरन की +2 वैलेंसी को बेटा बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरस। और आयरन की +3 वैलेंसी को बता सकते हो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, आयरन की +3 वैलेंसी का नाम होगा फेरिक। ठीक है ना? मतलब जब आयरन +3 वैलेंसी मेंटेन करेगा तो ये फेरिक होगा, और जब आयरन +2 वैलेंसी मेंटेन करेगा तो ये क्या होगा? फेरस। लाइकवाइज क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ओके। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है बेटा? +3। कितनी है वैलेंसी? +3। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एल्यूमिनियम का मैं आपको कंपाउंड बना के दिखा दूं, देखिए एल्यूमिनियम का कंपाउंड, एल्यूमिनियम की +3 है। मान लो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना चाहता है तो क्लोरीन की कितनी है? -1। ठीक है ना? देखिए यहां पे 3 हो गया, यहां पे 1 हो गया, क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई कर दीजिए तो Al1 हो जाएगा और Cl3 हो जाएगा। तो क्या बन गया कंपाउंड अपने पास? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। नोट कर लें, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। ये क्लास 9th का रूल है, क्रिस क्रॉस। इधर पे 1 पहुंच जाता है, इधर पे 3 पहुंच जाता है, सो कंपाउंड बन गया AlCl3, राइट? एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए एक और बनाते हैं कंपाउंड बच्चों। आपने देखा अमोनियम आयन की वैलेंसी होती है +1, ओके, और क्लोरीन आयन की वैलेंसी होती है -1। तो जब दोनों को हमने ट्रीट किया, अमोनियम और क्लोरीन दोनों को मिलाया, तो 1 1 दूसरे को कैंसिल कर देंगे या ऐसे लाके कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपाउंड क्या बन गया बच्चों? NH4Cl। NH4Cl ये है बेटा अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड का कंपाउंड है और इसे बेटा हम लोग यूजुअली बोलते हैं नेप्थलीन बॉल्स। ये जो आप लोग बॉल्स यूज करते हैं कीड़े वगैरह भगाने के लिए या स्मेल को दूर करने के लिए, गोलियां आती हैं, है ना, फिनाइल की गोलियां, फिनाइल की गोलियां, तो बेटा ये नेप्थलीन बॉल्स कहलाती हैं। ठीक है ना? इनको अपन अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। चलिए वैलेंसी चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब वैलेंसी चार्ट कंप्लीट करने के बाद, यस, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अब देख लिया केमिकल चेंज, देख लिया केमिकल रिएक्शन, देख ली। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का पहला टाइप है वर्ड इक्वेशन। मैंने क्या कहा? केमिकल इक्वेशन का पहला टाइप क्या है? वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन मतलब जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये वर्ड इक्वेशन है बेटा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। तो फर्स्ट डेफिनेशन है केमिकल इक्वेशन की या वर्ड इक्वेशन की, अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड, इट इज कॉल्ड केमिकल वर्ड, केमिकल वर्ड इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ बर्निंग की, तो जरा बताइए अगर मैं वर्ड इक्वेशन लिखूं तो मैग्नीशियम के बाद क्या लिखूंगा? नहीं, आप ये मुझे वर्ड इक्वेशन नहीं बता रहे हैं, आप मुझे एलिमेंटल इक्वेशन बता रहे हैं। मैं वर्ड इक्वेशन बोल रहा हूं। रिएक्शन किसकी हुई? मैग्नीशियम की। किसके साथ हुई? प्लस ऑक्सीजन। बना क्या? बिल्कुल सही। तो देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है वर्ड इक्वेशन। क्या है ये? वर्ड इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड के जो पार्टिसिपेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा? और राइट हैंड साइड में जो बन करके आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। ओके। सो स्पीसीज मतलब जो चीजें कंट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द स्पीसीज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बेटा? यस। और यहां पर एरो लगाना ना भूलें। एरो इंडिकेट टू यील्ड और शोज द डायरेक्शन कि ये मिलता है और इस डायरेक्शन में मिलता है। चलिए ये हो गया। केमिकल इक्वेशन है शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ केमिकल चेंज। यस, तो ऑब्वियसली अभी आपने देखा जो केमिकल इक्वेशन थी वो शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ केमिकल चेंज है। अब देखिए अभी तक हमने किसकी बात करी? वर्ड इक्वेशन की।
अब हम वर्ड इक्वेशन से आगे हम सिंबॉलिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो अब सिंबॉलिक इक्वेशन में मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है? O2। देखिए ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, बट O आपको मिलती है एटमॉस्फेयर में नहीं है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन का O2 है, तो आप रिएक्शन भी किस फॉर्म में करवाओगे? O2 की फॉर्म में। लाइक क्लियर ना? जैसे वाटर आपका H2O की फॉर्म में ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अलग से लाओ, ऑक्सीजन अलग से लाओ, नो, वाटर आपका H2O की ही फॉर्म में मिलेगा। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो पिछली वाली मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो पिछली वाली जो इक्वेशन थी वो वर्ड इक्वेशन थी, और ये जो इक्वेशन है ये सिंबॉलिक इक्वेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें भी लेफ्ट रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट्स हैं, और ये तो जानते ही आप, है ना? यस। इफ द नंबर ऑफ, बात करते हैं एक और केमिकल इक्वेशन की, एक और प्रॉपर्टी की। केमिकल इक्वेशन में दो टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है, एक होती है बैलेंस और एक होती है अनबैलेंस। अगर इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, or you can say the reactant side is exactly equal to the number of element on the right hand side, or you can say product side. If the number of atom in each element on the both side is same, then this is called balance equation, otherwise it is called unbalanced equation। और unbalanced equation का ही दूसरा नाम है बेटा स्केल्टन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? यस। तो ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये हमने इनको बैलेंस नहीं किया है। जैसे हमने कहा शरबत बनाना है, तो आपने कहा पानी मिलाओ, शक्कर मिलाओ और फ्लावर एसेंस मिलाओ। बताओ, तो हमने इसमें ये जानकारी नहीं दी कि कितना मिलाना है, हमने बस ये बता दिया कि इनको इनको मिला दो, पानी प्लस शक्कर प्लस एसेंस। सो ये आपको क्या देगा? दिस इज स्केल्टन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? स्केल्टन। बट हम बताएंगे 4 गिलास पानी में 1 ढक्कन एसेंस डालो और 3 चम्मच शक्कर डालो, तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड बैलेंस, दैट टाइम इट इज कॉल्ड बैलेंस। बट अभी जो मैंने बताया बस पानी मिलाओ, शक्कर मिलाओ, एसेंस मिलाओ, दैट इज स्केल्टन, दैट इज अनबैलेंस। क्लियर हो गया? तो जैसे देखिए यहाँ पे इसी रिएक्शन की मैं बात कर लेता हूं, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। बताओ लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट हैं? राइट साइड में? राइट साइड में भी मैग्नीशियम एक ही है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1। क्योंकि O के पीछे कुछ नहीं लगा, मतलब 1 लगा है, राइट? तो बताइए ये रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है? ये अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस जो रिएक्शन होती हैं इनको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो बेटा इसको लिख लो कॉपी में, इस रिएक्शन को, और इसका नाम भी लिख लो, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब होता है ढांचा। यस, तो ये एग्जैक्टली ढांचा है या सांचा है ना? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना? तो आपने देख लिया स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। चलिए, राइटिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब आइए बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला पार्ट होता है इसमें आपको रिएक्टेंट लिखना पड़ता है, सेकेंड पार्ट में आपको प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, ये जैसे एंड इंपॉर्टेंट चीज देखिए। अब हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को पूरे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। एक केमिकल रिएक्शन को आपको फुल टू इक्वेशन को, सॉरी, एक केमिकल इक्वेशन को आपको फुल टू इंफॉर्मेटिव बनाना है, पूरी जानकारी से लबालब बनाना है कि ये सारी जानकारी रखे रखे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है। अब आप देखिए मैंने Mg के बाजू में छोटा सा s लिखा है, मतलब Mg यहां पर कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। और ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है? गैसेस स्टेट में है। और MgO जो बना है कौन सी स्टेट में है? सॉलिड। तो मतलब पहली चीज आपको रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। रिएक्टेंट इज ऑलवेज ऑन LHS, प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन RHS, एंड रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो। इसमें एक एरो लगाएंगे, और फिजिकल स्टेट भी जरूर लिखना है सिंबल इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो उनको आप एक प्लस साइन से बीच में लगाएंगे। इफ देयर आर मोर देन 1 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट, तो आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? बीच में
प्लस कंडीशन मेंशन, जैसे आप यहां पे बताइए गर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, आग तो देंगे ना तभी तो जलेगा वो, तो यहां पर क्या लगाएंगे एरो के ऊपर डेल्टा, सो देयर इज अबव द एरो देयर विल बी अ डेल्टा। क्लियर हो गया। और अगली बात क्या यूज करेंगे, फॉलोइंग इज द यूज फॉर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। क्या लिखेंगे बताओ, एक चीज और बताओ, कुछ और हो सकता है। फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है, फिजिकल स्टेट, ये देखिए फिजिकल स्टेट भी हम लिखते हैं। अब एक चीज इसमें और रह जाती है बच्चों, जो कंडीशन होती है ना उसको हम एरो के नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे प्रेशर यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ पे प्रेशर लगा रखा है और प्रेशर आपने लगा रखा है 340 एटीएम का, तो आपको जो है प्रेशर भी यहाँ पे 340 एटीएम एरो के नीचे, एरो के नीचे लिख दो आप, समझ गए, क्योंकि ऊपर तो टेम्परेचर ने जगह ले ली है, तो नीचे क्या लिख दोगे, प्रेशर। क्लियर हो गया। अगर आप डार्क में रिएक्शन कर रहे हो तो यहां पर एरो के नीचे लिख दोगे डार्क, मतलब ये रिएक्शन अंधेरे में हो रही है। क्लियर की नॉट क्लियर, क्लियर की नॉट क्लियर। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इतना होना चाहिए। तुम भी बैठो, क्या करोगे जाके, क्या करोगे भाग के इतने जल्दी, फिर मम्मी का फोन आएगा मैं बोल दूंगा मैं तो भूला था, भाग गया, मैं क्या करूँ। नहीं 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 नहीं, सुनो ना, वो कर लो एमसीक्यू कर लो, अभी एमसीक्यू नहीं करे हो, ये लो एमसीक्यूज कर लो बेटा। फॉर्म पढ़ना है बेटा, बोला तो हूँ फोन लगा, वो कह रही है कि वो वही सब ऑनलाइन में बर्बाद है, आपका बोला जाए भैया। कह रही थी तुम हमसे बात नहीं करो, हम सच में मम्मी को फोन लगा देंगे, सच में बता रहे हैं, परेशान कर रहे हो, पढ़ाई करो, सीखो इन्फॉर्मेशन देना, नहीं मेरे को नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन। क्या हुआ बेटा, अब जो मानो करो और करो। 15 जुलाई को भी बचा लो। तो आप बढ़िया जाके एनसीईआरटी पढ़ना, पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, चित्र के माध्यम से बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। और युवराज जी, फिजिक्स ठीक है, आप लोग पीवाई क्यों कर रहे हो बेटा, तो पीवाई क्यों कर रहे हो, पाँच, चलो करो, 5 10 पीवाई क्यों नहीं हो, और ज्यादा ज्यादा जितना तुम्हारा मानो, जाने नहीं दूंगा ये। सारे नहीं आपको कहूंगा, मेरे तुम्हारी बड़े, मेरे भी शायद तो बड़े हो जाओ। अरे स्कूल तो जाने का मतलब नहीं हुआ रहते हैं स्कूल में, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेरी भी दे देंगे क्यों, पढ़ाई लिखाई करोगे तो 150 टीचर को पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरे का भी टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं होगा आज भी है दिखाई दो, दिखाई नहीं पड़ा फिर बिल्कुल जानते हो, हाँ जरा सा शेयर कर, जानता मैं चल, पढ़ाई लिखाई कर लो, बस अच्छे नंबर ले आओ, बोलो कुछ ना कर पाएंगे तो तुम साल में ले जाओ, ना परेशान हो पाएंगे और उनकी बात सब बात बात बकवास बात, तो पीटी में मार्क्स तुम्हारे वैसे ही अच्छा आ जाएगा, तो पढ़ो तो पढ़ना शुरू करो, अपने आप आएंगे।
स्पीड बढ़ाओ, फोकस केंद्रित करो, 2 घंटे की सेटिंग लगाओ, बिल्कुल हिलना नहीं है। और मन एकदम एक जगह रहे, मन एक जगह रहेगा तो 5 घंटे की स्टडी 1 घंटे में हो जाएगी। मोबाइल में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखो कि जो पढ़ना है केवल उसी में हाथ जाए, बाकी समय ये कचरा। कॉपी नहीं ली ना? कॉपी? हाँ। ये तो तुम चेक वो दे छाती। अभी तो मैंने ये डालो पहले, तो ये पहले साइंस कर लेना तुम जो करे हो, है ना? डिपेंड। साइंस तो कर। हाँ कर लो। तुम्हारा 2-3 करके दे दीजिए। ना, ना, छोटी छोटी। जैसा जैसा बोल। हाँ नहीं निकला। तो आज ये कर
डिजर्टिफिकेशन, जंगलों को काट करके डिजर्ट बना देते। डिजर्टिफिकेशन मतलब नदियां वदियां सूख जाती हैं तो डेजर्ट बन जाता है, ये उसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं।
उससे थोड़ी ना बनूंगा। चलिए हो गया। कंट्रोवर्सी हो गई यहाँ पे, लोगों को लगा कि भारत और अमेरिका शिवांशु को अपने मिशन में यूज करने की $70 मिलियन, तब जाके शिवांशु अंतरिक्ष में जा रहा है। $5 मिलियन के क्यों दिए गए? मिशन में वो लोग ट्रेनिंग दी इसीलिए के लिए जो उनको रिसर्च का सामान मिल रहा है उसके लिए और वापस लाने के लिए। देखो आपको इस बात से क्या आपके पास अपना घर है, आप रेंट पे नहीं रहते हो, अपना है पक्का। सुनो सुनो, मोबाइल रखो एक आपके पास अपना घर है, आप रेंट पे नहीं रहते हो, अपना है पक्का। सुनो सुनो, मोबाइल रखो, एक बार जाओ 10 सेकंड के डांस करके फिर वापस आके ये फेंको। ठीक है, हमारे देश की ऐसी हालत हो गई है कि अपना घर लेना अपने जनरल को सेट करने के बराबर है। और अगर रिपोर्ट नहीं बहुत थैंक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र के सबसे सेकंड में है कदर स्टार्टर कंसिडर टॉप में लोग और लेस देन 80,000 रुपए महीना कमाते हैं, जो कि नाइस सैलरी बना है। तो यही स्टार्टेड सैलरी वाला इंसान अगर महीने का 30% भी सेव करे तो गणित ये कहता है तो मुंबई में एक 3 BHK फ्लैट जो कि औसतन 3 करोड़ रुपए में आता है, वो महीने में 109 स्थान मिल जाए। अब आप कहोगे एक ही बार इतना पैसा लेके घर थोड़ी खरीदता है, लोन लेता है ना इंसान। अरे लोन हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप गहरी बात समझ नहीं पा। लोन लेके लोग या फिर स्कूल में लोग बात ये है कि प्राइस और इस कैलकुलेशन में हमने इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंसीडर ही नहीं किया। घर का प्राइस इतना हो गया है कि आपकी पूरी जिंदगी उसी की EMI देने में निकल जाए। इसका मतलब भाई अगर आप कमाओ सारे शुरू करो, उसके बाद जो करना हो पहले घर सेट करो, आगे वाले करने में अपना घर या फ्लैट बनाए। लेकिन आप सरकार सिगरेट की तरफ पैसे फूक रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा। जब आपने नोटिस किया है जब भी यूट्यूब व्हाट्सएप आपका जब होता है नहीं चलता है पूरी दुनिया वेबसाइट के मामले में वेबसाइट अगर खुल जाए गलती से तब दुनिया पागल हो जाती है कि अरे वेबसाइट खुल जा रहे चल देखिए गलती से। यानी सरकारी वेबसाइट का ना खुलना नॉर्मल बात है। हर किसी रजिस्ट्री में जाओ तो रजिस्ट्री वेबसाइट डाउन, आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना है तो आधार का वेबसाइट पे OTP नहीं आ रहा। यहाँ तक आपने इसलिए वो तो ठीक है, पर आप जो बोलेगा उसमें शायद आप यकीन कर पाओगे। वेबसाइट है एक ही अपने पापा से पूछ लो पता लगा। लेकिन जहाँ पे भारत सरकार को RTO फाइल कर दिया इस पेंशन वेबसाइट को दे जो पेंशन वेबसाइट को 1000 बार खोलो इस पे काम होता है। इसलिए सरकार से आधिकारिक डेटा मांगा था कि बताओ एग्जैक्टली कितना रुपया खर्च हुआ इसके मेंटेनेंस में, इसके जवाब मिला। इसका डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ। 304 करोड़ रुपए और देखकर भारत के कॉमन लोगों ने कहा मजाक है क्या? कोई भी टेक वाला बंदा ये बता देगा कि इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए। जिनको वेबसाइट सर्वर डेटा सब नॉलेज है उसके एक व्यक्ति को मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये काम 30 करोड़ में नहीं लगना चाहिए। सबसे खराब बात ये है कि आम जनता इसके बारे में हाँ
हर्षद मेहता स्कैम के बाद अब 2025 में स्टॉक मार्केट में एक और बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम स्टॉक मार्केट। प्लीज हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में और बताइए। तो मैं लोगों को बताता हूँ, अभी तक लोगों को पता ही नहीं, और बिना पूछे सीधा आपको घसीट कर सेल्स के अंदर पटक दिया जाएगा। अब यहाँ काले पानी झेल रही है, तेल निकालने का काम बैल नहीं बल्कि इंसान ही कर देता है। कई बार तो ऐसा भी होता था कि कैदी लूज मोशंस के चक्कर में बेहाल था, लेकिन उसे उसी हालत में गोली चलाते रहना पड़ता था। वहाँ इंसान को इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, उससे भी नीच समझा जाता था। ऐसे केस में पहले तो उससे ही अपनी गंदगी साफ करवाई जाती थी, फिर उस कैदी को उठा के टॉर्चर डिवाइस में डाल दिया जाता था, 3-4 दिन तक वहां बंद रखते थे, और ये सब होता था सबके साथ। उन्होंने भी वही सब झेला जो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स झेल रहे थे, क्यों, मार, दर्द और आइसोलेशन। लेकिन एक दिन उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने अपने सेल में ही आत्महत्या कर ली। लग रहा था कि अब ये नरक का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन फिर आया साल 1972। दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक काला पानी जेल के अंदर दिन भर में कैदियों पर जो अत्याचार होते थे, वो देख के आप सोच में पड़ जाओगे। अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स को देश से अलग करने के लिए ही अंग्रेजों ने ये जेल जानबूझ के इंडिया से 1255 किलोमीटर दूर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बनवाई थी। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम काला पानी जेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैदियों की डेली लाइफ पर नजर डालेंगे, और अच्छे से समझेंगे कि वीर सावरकर के साथ बाकी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी पूरे दिन भर में इस जेल में क्या क्या अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किए जाते थे। लेकिन हर बार की तरह शुरू करते हैं। देखो, ये है इंडिया, ये है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे सिचुएटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये पूरा आइलैंड ग्रुप दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। और अंडमान आइलैंड्स भी छोटे छोटे पार्ट से बना है, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इन्हीं में से साउथ अंडमान वाले हिस्से में लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर, जो पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है, और इसी पोर्ट ब्लेयर के अंदर बसता है। आज की स्लाइड कैसी थी? मस्त थी। हम्म, मजा आया पढ़ के। समझ में जल्दी आता है चीज से ऐसा ऐसे। ये स्लाइड तुम्हारे स्कूल वालों को दे दूं? हम्म। 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 1 मिनट 32 सेकंड।